वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 13 अप्रैल 2022 और 13 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों की डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप डेली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस शॉर्ट फिल्म को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा पाताल ती। इस मूवी का नाम था पाताल ती। यह एक शॉर्ट मूवी है जो कि 39वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है और इसके कह सकते हैं फिल्म निर्माता जो ये अरवल के मुकुंद नारायण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी में लगे हैं तो इसके लिए हमने एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च किया था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ इस पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर पाएंगे। एक जानकारी यहां पर आपको दे दूं कि नया सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, ये नया सेशन इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि पिछला वर्ष जो करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी जो वैधता थी ये 31 मार्च थे। तो 31 मार्च के बाद वो ग्रुप जो पेड ग्रुप था टेलीग्राम पर वो निष्क्रिय हो चुका है। अब जो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक है बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हमारे जो भी करंट अफेयर्स वाले कोर्स है आप उसे परचेज करके यहाँ पर आगामी 1 वर्ष के लिए सारे करंट अफेयर्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपके बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे जो कि यहाँ पर आपको कह सकते हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक फुल पैकेज आपको प्रदान किया जाएगा करंट अफेयर्स का। इसमें 2 पैकेज ऑप्शन है, एक तो 12 मंथ का यहाँ पर है और एक है 18 मंथ का। यहाँ पर आपको विशेषता ध्यान रखना ये कि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तब से 1 वर्ष तक के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा, लेकिन पिछला जितना मटेरियल एप्लीकेशन पे अपलोड है वो भी आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल जाएगा, वीडियो और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में। इसके साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का क्विज भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर निरंतर प्रयास करते हैं कि करंट अफेयर्स के बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी यानी कि बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रदान किया जाए। हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो हर स्टूडेंट के जवान पे ये बीपीएससी मेकर नाम अवश्य होना चाहिए। हम इस दिशा में निरंतर आपके लिए कार्य कर रहे हैं और ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट जरूर बना रखिएगा। हमारे सारे मटेरियल जो है ये बिहार के परीक्षाओं पर केंद्रित है और ये बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। इसको आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और ध्यान रखें जो लोग 67वें बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर भी ये सुविधा है, इसको भी आप लोग यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। डेली बेसिस पर एक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि तैयारी का सही तरीके से आंकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो खैर इन सब बातों की जानकारी मैं आपको रेगुलर देते रहता हूँ। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। डिटेल जानकारी के साथ हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों में या फिर कितने मंडलों के एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 5 रेल मंडलों पर कर सकते हैं। 5 रेल मंडलों के एक स्टेशनों पर यह प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोला गया है। डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण एवं अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य भारतीय रेलवे अर्थात इंडियन रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों या फिर 5 मंडलों के एक स्टेशनों पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, पूर्व मध्य रेलवे जो मतलब कह सकते हैं भारतीय रेलवे का एक जोन है, 18 जोनों में से उनमें से 5 मंडल शामिल है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 मंडल है। ये 5 मंडलों पर कर सकते हैं, 5 मंडलों के एक स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोला गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं ये प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र को। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है और साथ साथ इसे 5 डिवीजन में विभाजित किया गया। ये 5 डिवीजन है दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर। ये कह सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे को 5 भागों में विभाजित किया गया। ये 5 जोन है यानी कि 5 मंडल जो है दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर है। पूर्व मध्य रेलवे के बारे में कुछ जानकारी हमने आगे यहाँ पर लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे की जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद
बात शामिल है। एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे अर्थात ईसीआर के महाप्रबंधक है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाजीपुर की। चूंकि यहाँ पे हाजीपुर की बात आई है तो हाजीपुर के बारे में हम लोग जानेंगे। हाजीपुर बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं बल्कि हाजीपुर एक शहर है, और हाजीपुर शहर जो आता है ये वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। वैशाली जिले का जो हेडक्वार्टर है ये हाजीपुर है। आप यहाँ पर बिहार वाले मैप पर वैशाली जिले की स्थिति को देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वैशाली जिले की, तो वैशाली जिले की सीमा 4 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें उन 4 जिलों की, एक तो है पटना, दूसरा है समस्तीपुर, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है सारण या फिर छपरा। तो कुल मिला के 4 जिले जो कि वैशाली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं बात करें हम पटना जिले की, तो पटना जिले की सीमा जो है 5 नहीं बल्कि 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। राजधानी पटना 9 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे बिहार के वैशाली की। तो वैशाली जिले की बात करें तो वैशाली जिला बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार के 9 प्रमंडल में से तिरहुत भी एक प्रमंडल है, जिसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जो है ये मुजफ्फरपुर में है। और इसके अंतर्गत आते हैं 6 जिले। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिखा है क्योंकि ये जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था। वैशाली जिला जो है 4 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 ब्रैकेट में लिखा है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बिहार के 9 प्रमंडल और 38 जिलों की ये सूची है। हालांकि अगर हम बात करें 39वें जिले की, एक जिला को बढ़ाए जाने की भी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। पटना जो मतलब कह सकते हैं बिहार की राजधानी है, पटना का एक क्षेत्र है बाढ़ क्षेत्र। तो बाढ़ क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई थी। हालांकि ये सारी बातें निकलकर सामने आई है, ये सारी बातें अभी चल रही है। जब ये पूर्ण रूप से घोषणा हो जाएगी तब भी इसकी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है। तो मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त होने वाले वाहनों की अब ई नीलामी होगी, यानी कि ई ऑनलाइन नीलामी इसकी की जाएगी। इसलिए यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया ई नीलामी का। और यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम एमएसटीसी अर्थात मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन से समझौता किया गया है। इसी के माध्यम से कह सकते हैं ये ई नीलामी प्रक्रिया चालू की जाएगी पूरे बिहार में। हालांकि हम बात करें ट्रायल की, तो उससे संबंधित हमने एक पॉइंट यहाँ पे आगे लिखा है कि जब्त वाहनों की ई नीलामी का ट्रायल सबसे पहले पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में किया गया था। अब इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। ई नीलामी जो कि वाहनों की जो कह सकते हैं पद्धति अपनाई गई है, ये बिहार सरकार के द्वारा अपनाई गई है। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद रखना है कि मद्य निषेध कानून के तहत जितने वाहन पकड़ाए गए हैं वैसे वाहनों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया भी अपनाई गई है। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा प्रश्न। अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहबाज शरीफ। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। आप यहां पर शहबाज शरीफ को इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ डिटेल जानकारी है जो कि हमने यहाँ पर आगे लिखा कि 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से अहम पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत पंजाब की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान अधिकृत पंजाब के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, इसकी जानकारी आगे लिखा गया है। तो शहबाज शरीफ पहली बार 1997 में पाकिस्तान अधिकृत पंजाब के मुख्यमंत्री बने जब उनके भाई प्रधानमंत्री थे। फिर वह दूसरी बार 2008 में और 2013 में तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शहबाज शरीफ जो भी हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये कह सकते हैं इससे पहले पंजाब प्रांत के 3 बार यानी कि पाकिस्तान अधिकृत पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके जो भाई हैं बड़े भाई नवाज शरीफ, ये भी कह सकते हैं 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया रिटायर्ड आउट। तो रिटायर्ड आउट होने वाले आईपीएल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल से इस बार खेल रहे हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल टीम का इस बार हिस्सा है।
तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दरअसल यहाँ पर हम सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर हम बात करें बल्लेबाज की, तो बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट तब माना जाता है जब वे एम्पायर एवं विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए पेवेलियन लौट जाता है। तो ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट माना जाता है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज कभी भी मतलब कर सकते हैं मैच के दौरान पुनः खेलने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं उस मैच में, तो इसे ही रिटायर्ड आउट कहा जाता है। उसकी जानकारी यहाँ पर कुछ डिटेल में आगे लिखा गया। तो आईसीसी के नियम 25(4)(2) के अनुसार यदि बल्लेबाज किसी बीमारी, चोट या किसी अन्य कारण से खेलने में असमर्थ होता है और वह पेवेलियन लौट जाता है तो उस स्थिति में बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट कहा जाता है। ऐसी संभावना होती है कि स्वस्थ होने के बाद यानी कि ठीक होने के बाद बल्लेबाज पुनः वापस आएंगे क्रीज पर, इसीलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है रिटायर्ड नॉट आउट। जबकि बात करें रिटायर्ड आउट की, तो इस स्थिति में बल्लेबाज किसी भी स्तर पर उस मतलब मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दोबारा। तो यहाँ पर हमने आगे थोड़ा सा और भी जानकारी को शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है कि रिटायर्ड आउट में बल्लेबाज वापस नहीं आ सकता है, जबकि रिटायर्ड हर्ट में बल्लेबाज बाद में बल्लेबाजी करने के लिए वापस मैदान में आ सकता है। यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया था प्रश्न में कि रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो प्रीमियर लीग जो है आईपीएल प्रीमियर लीग, तो इसके इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। जबकि हम बात करें टी20 क्रिकेट इतिहास की, तो अश्विन टी20 क्रिकेट इतिहास में ऐसे करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग की। आईपीएल की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो आईसीसी। आईसीसी के बारे में मैंने आपको कई बार बहुत सारी चीजें बताया, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि भारत में एक टी20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है आईपीएल की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। भले ही इसका पहला संस्करण या फिर पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था, आपको ध्यान रखना एक वर्ष पहले यानी कि 2007 में इसकी स्थापना हो गई थी। और वर्ष 2021 का जो आईपीएल था ये 14वां संस्करण था और वर्ष 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है रविंद्र जडेजा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इससे पहले जो कप्तान थे ये थे महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जानकारी यहाँ से जाने की। इस वर्ष 2022 में जो आईपीएल आयोजित हो रहा है, ये 2022 का जो आईपीएल है 15वां संस्करण है आईपीएल का। और 2021 के आईपीएल के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा कि 2021 के आईपीएल संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। राजस्थान रॉयल्स टीम की बात यह है 2008 में जो पहली बार ये संस्करण आयोजित होता आईपीएल का, तो पहला जो संस्करण का जो विजेता था ये था राजस्थान रॉयल, जो कि अब तक कह सकते एक ही बार 2008 में इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था। वर्तमान चैंपियन की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग आईपीएल का चैंपियन है, जो कि 4 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम करने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है, जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर आईसीसी के बारे में देखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को पॉज करके से देखिए, समझिए। हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं, आज के चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि रूस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सत्य है। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बीपीएससी एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह के प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि सभी विकल्प को आप यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है बताएं कि कौन सा सत्य है। एक एक करके हम सभी विकल्प को पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कि रूस ऐसा दूसरा देश है जिससे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता का अधिकार छीन लिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा दूसरा देश है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि सीरिया ऐसा पहला देश था जिससे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता का अधिकार छीना गया था। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। हमारा अगला पॉइंट है कि रूस की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता जो थी ये 2023 में समाप्त होने वाली थी। तो ये विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर यह कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। तो ये वाला भी विकल्प यहाँ पर सही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी चारों विकल्प सही है। हमसे प्रश्न पूछा गया था कौन सा सत्य है, तो चारों विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में रूस पर यूक्रेन के बूचा शहर में मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था। और इस आरोप के बाद यानी कि जिसके बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए वोटिंग प्रक्रिया अपनाई थी। इस वोटिंग प्रक्रिया की बात करें तो इस वोटिंग प्रक्रिया में 93 देश का जो वोट था ये पक्ष में था और 24 ने विरोध किया और साथ साथ भारत सहित 58 देशों ने इसमें वोटिंग नहीं किया था। जिस आधार पर यहाँ पे कह सकते हैं इस देश को यानी कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता का अधिकार जो है ये छीन लिया गया है। तो ऐसा मतलब दूसरा देश है यहाँ पर ये रूस।
हम यहाँ पे बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 मार्च 2006 को की गई थी। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र का ये एक अभिन्न अंग है जिसका काम दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उसकी रक्षा करना है। और इसका जो मुख्यालय है ये आपको जानना, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ये सारी जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अवसर अर्थात AVSAR योजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अभी हाल ही में ये अवसर योजना की शुरुआत की है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरू की है। हम यहाँ पर इस योजना के तहत अवसर की बात करें तो अवसर का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम होता है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन अर्थात क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। हम यहाँ पे अगले पॉइंट में बात करें तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान समय में है ज्योति आदित्य राव M सिंधिया। और बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है राजीव ने बल्कि संजीव कुमार। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में इस वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर यह है अरोज आफ्ताब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है और इस वर्ष 2022 में अरोज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली पाकिस्तानी गायिका बनी है। यहाँ पर आप इनको इस इमेज में देख सकते हैं, इनका नाम है अरोज आफ्ताब। साथ ही यहाँ से आपको यह ध्यान रखना किस गाने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसकी जानकारी आगे लिखा गया कि इन्हें मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। मोहब्बत गाने का बोल है, इसी के लिए भी हाल ही में कर सकते हैं ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अरोज आफ्ताब वर्तमान में अमेरिका की ब्रुकलिन में रहती है, यहीं पर भी निवास करती है। और इस तरह से अगर हम देखें पाकिस्तान की पहली महिला है या फिर कह सकते हैं ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पाकिस्तानी गायिका है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021-22 से जारी किया गया और इसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रतिशत कम पवन ऊर्जा का उत्पादन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी कि पवन ऊर्जा में 1.8% का कह सकते हैं कमी दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 से जारी किया गया, यानी कि 2021-22 जारी किया गया। और यहां पर आपको ध्यान रखना इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 94 गीगावाट विंड एनर्जी का उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2020 के कुल उत्पादन में हम बात करें तो 93.6 गीगावाट से केवल 1.8% कम है। एक यहाँ पर ध्यान रखिए, इस आंकड़े में मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, जिस वजह से हम यहाँ पर आज के इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। इसे हम कल वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। यहाँ पर जो आंकड़ा है कुछ मतलब मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसलिए आज यहाँ पर इस प्रश्न को छोड़िए, हम चलेंगे आज के 9वें प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, ठीक है। कल वाले वीडियो में हम लोग इसकी डिटेल जानकारी पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। बताएं कि निम्न में से कौन सा संबंधित कथन सही है? इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो कथन यहाँ पर लिखा गया, सभी विकल्प को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना, उसके बाद ही सही विकल्प का चयन होगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। बिल्कुल यहाँ पर सही है, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी, तभी जाके इस वर्ष 8 अप्रैल 2022 को ये 7 वर्ष पूरा हुआ है। तो ये वाला जो विकल्प है ये सही है। जबकि दूसरे विकल्प की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2016 को हुई थी, ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। तीसरा विकल्प यहाँ पर यह है कि इसकी स्थापना मोदी सरकार द्वारा किया गया था, बिल्कुल ये सही है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह है कि सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यहाँ पर राइट आंसर है। इस आधार पर हमारा फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला सेक्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको डिटेल जानकारी इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अर्थात PMMY के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हम यहाँ पर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर गिनमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसी को लेकर के 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इस वर्ष 2022 में 8 अप्रैल को ये 7 वर्ष इसका पूरा हुआ है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर बना था यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक से अधिक विकल्प सही था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत अमेरिका 2+2 संवाद वाशिंगटन में आयोजित किया गया। बताया कि भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
तो भारतीय शिष्टमंडल की बात करें तो भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो किया गया था ये विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इस आधार पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला सेक्शन उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत 2+2 संवाद 11 अप्रैल को वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित की गई और इस संवाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिष्टमंडल या फिर कह सकते हैं भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया। जबकि बात करें अमेरिका के दृष्टिकोण से तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया। तो यहाँ से ये जानकारी ध्यान रखिए। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं भारतीय शिष्टमंडल का जो कह सकते हैं एक नेतृत्व किया गया था, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और ये संवाद 2+2 संवाद जो ये 2+2 वार्ता था ये 11 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति पेश करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना है? राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला और इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात ईवी सब्सिडी नीति में व्यक्तिगत और कार्गो दोनों इलेक्ट्रिक साइकिलों को शामिल करने का ऐलान किया है और इसके तहत क्या चीजें होंगी वो आप यहाँ पर आगे देखें, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके तहत दिल्ली सरकार ई साइकिल के लिए सब्सिडी देने की घोषणा करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इसके तहत यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार शहर में ई साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसा पहल करने वाला कह सकते हैं दिल्ली भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस फोटोग्राफर की तस्वीर कमलुक्स रेसिडेंशियल स्कूल ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एम्बर ब्रैकेन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप बता दूं कि हाल ही में कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कम शुल्क नहीं बल्कि कम लुक्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर एक और कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर मैथ्यू एबोट ने फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है ये कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन ने जीता है। इस फोटो का जो नाम है या फिर इस फोटो को जो शीर्षक दिया गया ये दिया गया कम लुक्स रेसिडेंशियल स्कूल। जबकि बात करें इसी अवार्ड में एक अन्य कैटेगरी गई तो आपको ध्यान रखना फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर चुना गया ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर मैथ्यू एबोट को। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कौन से हाईकोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं बीपीएससी में, अगर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे तमाम मटेरियल को वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।